आज के क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। चैप्टर का जो नाम है, सबसे पहले नाम लिख देते हैं सदिश राशि। सदिश बीजगणित पढ़ना है। सदिश बीजगणित के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। तो ये सदिश होता क्या है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि सदिश क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सदिश का डिफिनीशन पढ़ेंगे, तब उसके बारे में जानेंगे कि सदिश होता क्या है। सदिश को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। बेसिकली वेक्टर एक ऐसा राशि होता है जिसका दिशा और परिमाण क्या होता है, दोनों होता है। तो पहले सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन का बात कर लेते हैं। तो वेक्टर एक लिखेंगे, एक ऐसी राशि है, ऐसी राशि है, राशि है या राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, उसे सदिश कहते हैं। उसे सदिश कहते हैं। तो एक ऐसा राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो, तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो उसको हम लोग सदिश के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसको इंडिकेट दर्शाया कैसे जाता है सदिश को, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सदिश को दर्शाने का तरीका इस प्रकार से, एक तरफ अंत पॉइंट होता है, जिसको अगर हम दूसरी भाषा में बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग किरण के नाम से भी जानते हैं। तो एक तरफ ये अंत पॉइंट होगा, ये एंड पॉइंट होगा। मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु को हम ए बोल रहे हैं और ये वाला बिंदु को हम बी बोल रहे हैं। इधर एक तरफ तीर का निशान दिखेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो जो ये ए बिंदु है, इसको प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु के नाम से जानते हैं। तो ए जो है सदिश का प्रारंभिक बिंदु है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंडिकेट करके, ये ए क्या है, तो ये प्रारंभिक बिंदु है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट के नाम से जानते हैं। इनिशियल पॉइंट, ए को हम लोग प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। और अगर बी का चर्चा करेंगे तो बी को हम लोग बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम बिंदु। क्या कहते हैं, अंतिम बिंदु। तो बी वाला को हम लोग बोलते हैं अंतिम बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट। और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको अंतिम बिंदु बोले, इसको इसको हम लोग इसको हेड और इसको टेल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग टेल भी बोलते हैं और इसको हेड के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसी सदिश को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसको प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, इसको अंतिम बिंदु कहते हैं। ये कम से कम सभी को जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, कि ए को यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, ए को हम लोग प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और बी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतिम बिंदु के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब ये एक सदिश को रिप्रेजेंट करता है। अब ये एक तल पे होता है। ये मान लेते हैं कि जो बोर्ड है ये एक तल है, इसी पर ये सदिश को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। अभी दिशा कैसे पता चल रहा है, तो देख सकते हैं इसका एरो मार्क किधर है, एरो मार्क इधर है, मतलब दिशा इसका इस ओर है। दिशा किधर है, इस ओर है। अब इसका परिमाण का मतलब क्या है कि इसके जो लंबाई होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। अब पहले इसके पहले हम लोग इसको सदिश का रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं। सदिश को दर्शाते कैसे है, सदिश को दर्शाते कैसे है। तो सदिश को दर्शाने के लिए ये जो नाम है, इसी को हम लोग ए बी लिखते हैं। पहले ए, जो इसको प्रारंभिक बिंदु उसको पहले लिखा जाता है, जो अंतिम बिंदु है उसको बाद में लिखा जाता है, और उसके ऊपर इस तरह से तीर का निशान दे दिया जाता है कि ये सदिश को दर्शाया जा रहा है, सदिश ए बी को दर्शाया जा रहा है। तो ये क्या ए और बी है, इसको ऐसे बोला जाता है कि ये क्या है, सदिश ए बी है, सदिश
ए बी है, इसको ऐसे बोला जाता है सदिश क्या है, ए बी है। अगर हम इस सदिश का नाम, इसको नाम भी दे देते हैं, तो अगर मान लेते हैं एक सदिश का नाम ए दी है तो ए के ऊपर क्या होता है, तीर का निशान दिया जाता है, तो ये भी सदिश को दर्शाता है। तो सदिश ए बी को हम लोग ए से भी दर्शाते हैं, इसके ऊपर तीर का निशान। अगर हम चाहते हैं कि इस सदिश को बिना तीर के निशान को दर्शाए, तो बिना तीर का निशान को भी दर्शा सकते हैं, वो भी सदिश को ही दर्शाएगा। बस ध्यान ये रहे, तीर का निशान तो इसमें अवश्य है कि हम लोग को देना पड़ेगा, यहाँ पे है तो इसको हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, या अलग अलग तरीका भी होता है दर्शाने का, ठीक। तो अगर हम बिना तीर का निशान दर्शाते हैं तो उसको हम मोटा करके दर्शाते हैं, चाहिए उसका परिमाण को इसे दर्शाते हैं, इसको नहीं दर्शाते हैं, उसके परिमाण को दर्शाते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो इसको सदिश ए ऐसे दर्शाया जाता है, तो इसको हम लोग सदिश ए भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं परिमाण का। अब ये तो हो गया कि इस सदिश को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सदिश का परिमाण, जिसको इंग्लिश में हम लोग मैग्नीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो आगे हम लोग शॉर्ट हेडिंग लिखेंगे, परिमाण। तो इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे किसी सदिश के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को सदिश का परिमाण कहते हैं। मतलब ए और बीच की जो दूरी होगा वही सदिश का परिमाण कहलाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो ए बी का मॉड लगाकर, कैसे, ए बी के मॉड लगाकर, या ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि इसको ए से दर्शा रहे हैं ना, सदिश ए को ए से दर्शा रहे, तो इसी के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, मॉड लगा दिया जाता है। तो ये सदिश ए बी के परिमाण को दर्शाता है, सदिश ए बी के, या इसके परिमाण को दर्शाने का, इसको अगर ए जो है इसको मोटा करके दर्शा दे तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि ये इसका क्या है, परिमाण है। इस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर इसको मोटा करके दर्शा देते हैं तो ये भी इंडिकेट करता है कि ये सदिश ए का क्या दर्शा रहा है, परिमाण को दर्शा रहा है, मतलब इसके क्या दूरी को दर्शा रहा है। ए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को दर्शाता है। तो ये सदिश के बारे में इंफॉर्मेशन था। ये क्या था, सदिश के बारे में इंफॉर्मेशन था, ठीक। इससे सदिश का और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ऐसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले से भी बताए हुए, एक वीडियो और भी देख सकते हैं, जाकर मेरे चैनल पर मिल जाएगा सदिश के बारे में। सदिश के पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया गया है। फिर भी हम यहाँ पर भी पूरा इन्फॉर्मेशन देकर आप लोग को बताएंगे कि सदिश क्या होता है। तो ये सदिश के बारे में इंफॉर्मेशन था कि सदिश का एक दिशा दिखाया जाता है, और उसके प्रारंभिक बिंदु एक होता है, एक अंतिम बिंदु होता है, और उसके बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सदिश के परिमाण के नाम से जानते हैं। सदिश के परिमाण के नाम से जानते हैं। बस इतना भी ध्यान में रखना है, धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आने लगेगा। आगे भी हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा होगा स्थिति सदिश के बारे में। सबसे जो पहला यहाँ पे अब सदिश आएगा वो कौन सा सदिश आएगा, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सदिश है। इसके बारे में पहले से आप लोग जरूर जानते होंगे या हम ही खुद बताए होंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस सदिश का भी ये वाला स्थिति सदिश का भी डिफिनीशन लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, जिस सदिश का
प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो उस सदिश को, यहाँ पर सा नहीं है, सदिश है, ठीक है, सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। तो जिस सदिश का प्रारंभिक बिंदु कहाँ पे, मूल बिंदु, जब हम लोग आकृति दिखाते हैं तो या तो 3 डायमेंशन में दिखाए या 2 डायमेंशन में दिखाए, उसका जो मूल बिंदु, अगर शुरुआत कहाँ से हो रहा है, सदिश मूल बिंदु से हो रहा है, तो उस सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिति सदिश के नाम से जानते हैं। तो स्थिति सदिश के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड। मान लेते ये एक्स है, ये वाई है और इधर से जेड है, तीनों एक्सिस को दर्शाया गया है। कोई सदिश है जो कि शुरू हो रहा है, इसका शुरुआत जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो शुरुआत जो हो रहा है अगर इस मूल बिंदु से हो रहा है, शुरुआत अगर इस मूल बिंदु से हो रहा है, ये एक सदिश है, इस सदिश का शुरुआत अगर मूल बिंदु से हो रहा है, ये सदिश है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, मूल बिंदु से। मूल बिंदु का हमेशा ओ से दिखाते हैं और ये मान लेते हैं क्या है, पी है। और इस बिंदु का जो निर्देशांक है, इसका तो हम लोग पता है कि इसका निर्देशांक क्या होगा, 0,0,0। इस बिंदु का निशान मान लेते हैं एक्स वाई जेड है। तो जो मूल बिंदु से शुरू होता है, और इस बात को ध्यान में रखना है कि स्थिति सदिश को हमेशा हम किससे दर्शाते हैं, आर सदिश से दर्शाते हैं। स्थिति सदिश को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर सदिश से दर्शाया जाता है। तो अगर यही हम लोग का क्या है, स्थिति सदिश है, लिख सकते हैं यहाँ पे स्थिति सदिश, जिसको हम लोग आर सदिश से दर्शाते हैं या इसको ओपी के भी नाम से जानते हैं। तो ये स्थिति सदिश को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। अब अगर परिमाण का बात करेंगे, अच्छे, इसको हम लोग एक्स वाई जेड के रूप में भी दर्शाते हैं। इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, एक्स वाई जेड के रूप में भी दर्शाते हैं। जैसे पहले भी बता दिए हैं कि अगर 2 बिंदु पता रहेगा तो उसका सदिश निकालने का तरीका क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब स्थिति सदिश है तो इसको एक्स वाई जे कैप में ऐसे भी दर्शाया जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे घटक के रूप में, जो कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दिए, घटक के रूप में इस तरह से दर्शाया जाता है। अगर परिमाण का बात करते हैं तो परिमाण का मतलब क्या होता है कि इसके बीच की दूरी, O और P के बीच की दूरी, और O और P के बीच की दूरी निकालने के लिए वही उसका परिमाण होगा। अब परिमाण का बात करते हैं, दूरी निकालने का सूत्र बता दिया गया है कि अगर 2 बिंदु पता रहता है, कहने का मतलब ये है कि दूरी निकालने का तरीका एक बताया जाता है। ये 11th क्लास में भी बताया जाता है, x1 y1 z1 है, और ये अगर x2 y2 z2 है, इसका दूरी निकालने का सूत्र बताया जाता है। x2 में से x1 को घटा के स्क्वायर करेंगे, y2 में से y1 को घटा कर स्क्वायर करेंगे, प्लस z2 में से z1 को घटा कर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर तो ये 0 0 है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 के स्क्वायर प्लस y माइनस 0 के स्क्वायर प्लस z माइनस 0 के स्क्वायर। इस तरह से जब स्क्वायर करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड जो निकल के आएगा, परिमाण जो निकल के आएगा, स्थिति सदिश का परिमाण अब ध्यान में रखना है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर ये इसका अंतिम बिंदु पता रहेगा तब हम लोग उसका परिमाण बता सकते हैं, तब उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमाण बता सकते हैं। इसी बेसिस पर एक यहाँ पे अब हम लोग के पास एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। इसी बेसिस पर अब हम लोग के पास एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम लोग कहेंगे ग्रीक कोसाइन, जो कि आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। जो ग्रीक कोसाइन है उसका यूज आगे बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। अब ये एक नया नाम सुन के डरना नहीं है, इसके बारे में समझने की कोशिश करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना, फिर भी इसको समझना है सभी को। किसी सदिश का ग्रीक कोसाइन किस प्रकार से डिसाइड होता है उसको समझना है, और ये ग्रीक कोसाइन कैसे निकलता है उसको भी समझना है। अगर हम लोग बात करेंगे किसका, तो ग्रीक कोसाइन।
ग्रीक कोसाइन को अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन का मतलब तो जरूर जानते होंगे, कोसाइन मतलब होता है कॉस, इसमें कॉस आता है, इसी कारण से इसको ग्रीक कोसाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं ग्रीक कोसाइन के बारे में कि ग्रीक कोसाइन क्या होता है। सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे, यहाँ पर भी हमको एक्सिस चाहिए। और सब ध्यान से सभी को देखना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब कोई हम पहले स्थिति सदिश लेते हैं, स्थिति सदिश को अलग कलर से दिखा देते हैं कि ये एक स्थिति सदिश है, ठीक है। और यहाँ पर ये ओरिजिन है, O है और यहाँ पे P है, और हमको पता है कि O और P को हम लोग किस सदिश से दिखाते हैं, R सदिश से दर्शाते हैं। और यहाँ पर बिंदु का भी चर्चा किए थे, बिंदु के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, X Y Z है, और ये मूल बिंदु तो पता ही है 0,0,0 होता है, ठीक। अब ये जो सदिश है ये क्या कर रहा है, ये जो सदिश समझना है, तीन जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम अल्फा मान रहे हैं, जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको हम बीटा मान रहे हैं, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको हम गामा मान रहे हैं। तीनों एंगल समझ में आ गया। अल्फा एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है इस सदिश का, इस लाइन का, वो अल्फा है। जो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है वो बीटा है, और जो जेड एक्सिस के साथ बन रहा है वो गामा है। तीनों अगर एंगल पता है तो इस एंगल से हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो ये हम लोग ये क्या करता है, तो इसी कारण से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, तो ये सब धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ग्रीक कोसाइन क्या होता है, जब इसी में हम कॉस लगा देते हैं, इसी एंगल में हम क्या करते हैं, कॉस लगा देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीक कोसाइन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, अभी इसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्रीक कोसाइन। ग्रीक कोसाइन क्या हो जाएगा, ग्रीक कोसाइन ऐसे लिख देते हैं, सदिश आर का ग्रीक कोसाइन। ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा हो जाएगा। तो यही ग्रीक कोसाइन होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा हो जाएगा। अब ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का बेनिफिट क्या उठा सकते हैं, इस एंगल से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ये तीनों का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे समझना है, मान लेते हैं कि इससे इस वाले P बिंदु से हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर लंब डालते हैं, एक निकाल के बताते हैं, लंब डालते हैं। तो लंब डालेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर A है, यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है OAP, तो OAP में ये कॉस अल्फा है, और इस पर लंब जो डाले है, इस बिंदु से एक्स एक्सिस पर जब लंब डाले हैं, तो जो लंब डाले हैं यहाँ पे वो क्या होगा, वो x होगा कि y होगा कि z होगा, इस चीज़ को थिंक करके सोचना है। लेकिन ये तो जरूर पता है कि ये वाला जो लंबाई होगा यहाँ से यहाँ, ये तो जरूर क्या होगा, x होगा, ये जरूर पता है। जब यहाँ पर बिंदु x है और इस बिंदु से इस पर लंब डालते हैं, तो ये वाला जो दूरी होता है कितना होता है, x होता है। और इस दूरी को हम पहले से निकाल चुके हैं, इस r दूरी को हम पहले से निकाल चुके हैं, इस त्रिभुज में ऊपर में निकाले भी थे, यहाँ पर फिर से दिखा देते हैं। तो r का मैग्नीट्यूड अभी थोड़ा देर पहले ही निकाले थे, वो कितना होता है, वो होता है x² + y² + z² होता है। और ये x है, तो इस तरह से अगर कोई पूछेगा कॉस अल्फा का मान कितना होता है, तो कॉस अल्फा सामने वाला ये लंब कहलाता है और ये आधार कहलाता है। तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार x है, और यहाँ पे अगर कर्ण का बात करेंगे तो कर्ण है r है, तो r का परिमाण है, तो r का परिमाण से भी दर्शा सकते हैं और इसका मान भी रख सकते, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही कॉस बीटा का बात करेंगे तो सेम तरीका से क्या आएगा, y बटे r का परिमाण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कॉस गामा का बात करेंगे, ये क्या आ जाएगा, z बटे r का परिमाण हो जाएगा। अब इससे एक रिलेशन निकल के आता है, वो क्या आता है उसके हम लोग समझ सकते हैं। अगर ये तीनों समीकरण का स्क्वायर करके जोड़ दे, ये तीनों समीकरण का स्क्वायर करके अगर जोड़ देते हैं, तब ये क्या निकल के आएगा,
तो जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे, समीकरण लिख देते हैं, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर प्लस समीकरण 3 का स्क्वायर। स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। सब पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला को जोड़ते जाएंगे, कॉस स्क्वायर गामा। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर बटे आर सदिश का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बटे आर सदिश का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे आर सदिश का स्क्वायर। जब नीचे में समान रहता है तो ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, एलसीएम लगते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर सदिश के परिमाण के स्क्वायर। हमको पता है कि आर सदिश कितना होता है, आर सदिश कितना होता है, तो आर सदिश जो होता है वो अभी हम लोग लिखे थे, रूट अंडर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तब यहाँ पर देख सकते हैं जब ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम लोग क्या प्राप्त होगा, तो ऊपर में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और नीचे में भी सेम ही चीज़ प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये इससे क्या हो जाएगा, कट के 1 बच जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या निकल के आया, तो ये निकल के आया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये कितना निकल के आया, इसका मान कितने के बराबर होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जब ग्रीक कोसाइन का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो कितने के बराबर आता है, 1 के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा के रखना है, बहुत जगह पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलता है इससे, इसलिए इसको 3 स्टार लगा के रखना है। अब अगर हम मान लेते हैं कि माना कि किसी सदिश का ग्रीक कोसाइन LMN है, LMN है। बेसिकली ग्रीक कोसाइन को इसी रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा, आगे से LMN के रूप में देखने को मिलेगा, ग्रीक कोसाइन को LMN के रूप में देखने को मिलेगा है। तो क्या हो जाएगा, अभी हम देखें ना, ग्रीक कोसाइन का स्क्वायर करके जोड़ने पर कितने के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो किसी भी सदिश का ग्रीक कोसाइन फिक्स होता है, ग्रीक कोसाइन क्या होता है, फिक्स होता है। किसी भी सदिश का ग्रीक कोसाइन क्या होता है, फिक्स होता है। तो ग्रीक कोसाइन, किसी भी सदिश का ग्रीक कोसाइन निकालने का तरीका क्या है, LMN का मान कैसे निकलेगा। फिर से एक बार नजर सभी को दौड़ाए, किसी भी सदिश का ग्रीक कोसाइन निकालने का तरीका है कि उस सदिश का जो अंतिम बिंदु का निर्देशांक होगा, उस सदिश के जो अंतिम बिंदु का निर्देशांक होगा, उसको, ये जरूरी नहीं है कि अंतिम बिंदु का ही निर्देशांक है, ये बोल सकते हैं कि मूल बिंदु से दिया गया है, ये दूसरे बिंदु से भी दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो उसके क्या करना, उसके परिमाण से क्या कर देना है, भाग कर देना है। उसके परिमाण से भाग करेंगे तो हम लोग क्या निकल के आता है, उसके ग्रीक कोसाइन का मान निकल के आता है, उसके ग्रीक कोसाइन का मान निकल के आता है। ये तो स्थिति सदिश के लिए था। अब यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं, जब यही LMN से किसी भी एक संख्या से गुना कर देते हैं, किसी भी एक संख्या से गुना कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, ग्रीक अनुपात बन जाता है। किसी भी ग्रीक कोसाइन से किसी संख्या से गुना कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ग्रीक कोसाइन बन जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे, बस यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके सभी को लिखना है। ये हम यहाँ पे हेडिंग ही डाल देते हैं, शॉर्ट हेडिंग, क्या, तो ग्रीक अनुपात। ये ग्रीक अनुपात अब क्या है, ग्रीक अनुपात क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो के नाम से जानते हैं, डायरेक्शन रेशियो के नाम से जानते हैं। ग्रीक अनुपात को डायरेक्शन रेशियो। तो ये बेसिकली होता क्या है, तो ग्रीक कोसाइन का समानुपाती होता है। ये क्या होता है, ग्रीक कोसाइन के समानुपाती, ग्रीक कोसाइन के
समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इस समानुपाती का मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है कि हम अगर दीर्घ कोसाइन में कोई भी संख्या से गुना कर दे, कोई समान संख्या से गुना करते हैं तो वो क्या बन जाता है, दीर्घ कोसाइन बन जाता है, दीर्घ अनुपात बन जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी सदिश का दीर्घ अनुपात 1 से ज़्यादा होगा, किसी भी सदिश का दीर्घ अनुपात 1 से ज़्यादा होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे यदि मान लेते हैं, यदि किसी सदिश का दीर्घ कोसाइन L, M, N है, तो उस सदिश का दीर्घ अनुपात LR, MR, NR होगा, जहाँ R कोई भी वास्तविक संख्या। तो कोई भी सेम संख्या से गुना कर दो तो क्या बन जाता है, दीर्घ अनुपात बन जाता है। और दीर्घ अनुपात को हमेशा अनुपात को A, B, C से व्यक्त किया जाता है। इसको हम किससे दर्शा सकते हैं, A, B, C से। कहने का मतलब ये होगा कि A का मान LR से दर्शा सकते हैं, B का मान MR से दर्शा सकते हैं और C का मान NR से दर्शा सकते हैं। मतलब कोई भी एक संख्या से गुना कर दे तो क्या बन जाता है, दीर्घ अनुपात बन जाता है। ये सब लिखते चलना है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और बूस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बोले या हम बोल सकते हैं कि एक सदिश है, ठीक है, एक सदिश डायरेक्ट दिखा रहे हैं। अब इसका ये स्थिति सदिश नहीं है, मान लेते हैं कि इसका एक बिंदु है x1, y1, z1। इसका दूसरा जो बिंदु है मान लेते हैं ये A है और ये B है। यह है x2, y2, z2। ठीक है, जो जब दो बिंदु दिया है इस सदिश का, इस सदिश को लिखने का तरीका क्या होगा, सदिश को लिखने का तरीका क्या होगा। ऐसे तो इसके बारे में आगे भी चर्चा करने वाले हैं, शायद इसके बारे में ज़रूर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी भी हम चर्चा इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। जब ऐसा सदिश दिया रहता है तो इस सदिश का दीर्घ अनुपात निकालने का तरीका क्या है, तो इस सदिश का दीर्घ अनुपात निकालने का तरीका क्या है। अब देखो, दीर्घ कोसाइन तो कुछ भी हो सकता है, उसका वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे दीर्घ अनुपात का, से दीर्घ कोसाइन वेक्टर के लिए फिक्स होता है। यहाँ पे r से गुना किया जाता है, r इसका जो परिमाण होता है उससे गुना कर देंगे तो क्या निकल जाता है, तो उसका हम लोग को दीर्घ कोसाइन निकल के आता है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में ऐसा करते हैं, ये हम बाद में इसका चर्चा करते हैं। अभी ध्यान में रखना है जितना बताया गया उतना ही, जितना भी बताया गया उतना ही को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग इसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद जो पढ़ना है इस चैप्टर में, हम लोग को पढ़ना है सदिशों के प्रकार के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो सदिशों का प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं, तब जाके इसको और डिटेल में हम लोग जानेंगे दीर्घ अनुपात और दीर्घ कोसाइन के बारे में। और उसको घबराना नहीं है, दीर्घ अनुपात तो समझ में आ गया है और दीर्घ कोसाइन तो समझ में आ गया, दीर्घ अनुपात भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, उसके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सदिशों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।